इस वीडियो के अंदर हम लोग NIOS क्लास 12 अकाउंटेंसी का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे अक्टूबर 2024 वाले स्टूडेंट एंड अप्रैल 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जो आपका सैम्पल पेपर का पैटर्न है उसी पैटर्न पे एग्जाम आने वाले हैं एंड कुछ क्वेश्चन सैम्पल पेपर से भी आ जाता है, बट पैटर्न एकदम सेम टू सेम होने वाला है। तो सैम्पल पेपर करना आपके लिए मस्ट है, ताकि आपको पता चले कि भैया कितना नंबर का क्वेश्चन कहाँ से आएगा और कैसे आएगा। तो एक बार क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने से पहले अपने बारे में हम एक बार बता दें आपको। तो बेटा आप देख रहे होगे मेरा जो यूट्यूब चैनल है, दैट इज़ अरविंद कुमार NIT सूरत। तो आपको लग रहा होगा कि हम NITian हैं, बट NITian से पहले, ठीक है, JEE एग्ज़ाम को क्रैक करके NIT में जाने से पहले हम क्या हैं, हम एक CMA हैं, ठीक है, I am a CMA। तो CMA आप जानते ही हो, CA एंड CMA, अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो तो, क्योंकि ये वीडियो कॉमर्स की है। एंड CMA के अंदर, ठीक है, ये हमारा सर्टिफिकेट रहा। CMA के अंदर हमारे पास रैंक है, हमारा ये नाम, ये रैंक सर्टिफिकेट है ना, I am ऑल इंडिया 8th रैंक, ठीक है। तो CMA के अंदर हम ऑल इंडिया 8th रैंक है, देखिए मोहर लगा करके एक सर्टिफिकेट हमको दे के रखा हुआ है, ठीक। सो I am a CMA एंड वो भी CMA कैसा, सिंगल डिजिट रैंक वाला CMA। तो आप सोच सकते हो कि भैया आपकी जो पढ़ाई का लेवल होगा, जब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो वो लेवल होगा, वो क्या ही लेवल होगा और क्या ही प्रॉपर गाइडेंस होगी, गजब की चीज़ होने वाली है। तो देखिए रैंकर की एक खासियत है, जैसे हमने कहा ना कि सीधा कॉमर्स से स्विच करके साइंस में आ गए, एंड साइंस के अंदर भी NIT JEE निकाल के NIT, तो कुछ ना कुछ खास बात होगी ना, विशेष बात होगी ना कि भैया पहले तो यहाँ पर रैंक होल्डर हैं, CMA में रैंक होल्डर हैं, उसके बाद एकाएक मूड करता है कि भैया चलो NIT किया जाए, ठीक है, JEE के थ्रू NIT में घुसा जाए। तो जहाँ लाखों रुपए खर्च करके बच्चे जाते हैं, हमने तो बस ऐसे ही मज़े मज़े में कर लिए। तो चलिए अब टाइम समय को ना गंवाते हुए हम लोग सीधा सैम्पल पेपर के ऊपर आते हैं, अकाउंटेंसी के सैम्पल पेपर के ऊपर। तो ये जो अकाउंटेंसी का सैम्पल पेपर है अप्रैल 2025 एंड अक्टूबर 2024 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आपको इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करके जाना चाहिए। क्वेश्चन का लेवल आपका ऐसा ही रहेगा, कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी उठा करके दे दिया जाता है, ठीक। तो सैम्पल पेपर में जो है समय दिया गया आपका 3 घंटे का, मतलब आपका 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। इसमें होगा आपका सेक्शन A और सेक्शन B। तो सेक्शन A के अंदर सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा क्या कह रहा है, Which of the following transaction is entered into the journal proper। तो कौन सा ट्रांजेक्शन जर्नल प्रॉपर में एंटर होगा। तो अब एक चीज़ यहाँ देखिए कि हमारे पास बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, 1 2 3 4। तो जर्नल प्रॉपर क्या होता है कि जैसे अगर आप किसी दुकान में सामान लेने जाते हैं, ठीक है, किसी दुकान में सामान लेने जाते हैं एंड आपका उस दुकान से उधारी चलता है, तो आपका एक पन्ना बना के रखा होगा दुकानदार, अपने कॉपी में एक पेज बना के रखा होगा कि ठीक है अजय, मान लीजिए कि सपोज योर नेम इज़ अजय, तो अजय का एक पेज बना होगा। अगर हो सकता है बच्चे कि आपका ना बना हो तो आपके पापा का एक पेज बना हुआ, ठीक है, सपोज अजय के फादर हो गए विजय, है ना, तो विजय जी का एक पेज बना हुआ है, जिसमें से वो क्या करेगा दुकानदार, वो आपके पापा का पेज खोलेगा और वहाँ पर लिख लेगा कि विजय जी का लड़का अजय सामान ले गया 10,000 का या 2,000 का, जो भी है, जितने का भी सामान लेकर के आओगे वो आप लिख लेगा। आपका एक पेज बना हुआ है, आपका नहीं तो आपके पापा का, क्योंकि आप रेगुलर सामान लेते हो। वहीं पर अगर कोई मान लीजिए कि रेगुलर सामान लेने वाला नहीं है, ठीक है, दुकानदार का पड़ोसी है जो उससे सामान नहीं लेता है, ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि एक दिन उसको ज़रूरत पड़ गई कि भैया दुकानदार के पास गया और दुकानदार से कहा क्या कि भाई ऐसा है कि 2,000 रुपये दे दो, सामान नहीं लेंगे, हमको 2,000 रुपये दे दो। तब उस पड़ोसी का कोई पन्ना तो नहीं बना के रखा हुआ है, कॉपी में पेज तो नहीं बना के रखा हुआ है, यहाँ भैया ये पड़ोसी का पेज बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि पड़ोसी तो कस्टमर है नहीं, वो 2,000 रुपये लिया। तो क्या करेगा कि कॉपी में जहाँ पर वो बाकी लेन देन लिखता है नॉर्मल, ठीक है, जिसका खाता नहीं चल रहा होता है, उसमें वो लिख देगा कि फलाना बगल वाला पड़ोसी, ठीक है, आया था और 2,000 रुपये मांगा, ना चाहते हुए भी हमें देना पड़ा, तो 2,000 रुपया उसके नाम का एक नॉर्मल पेज में, जिसमें सबका बाकी जिसका खाता नहीं है उसका लिखते हुए रहता है। तब तो वो जो जिसका खाता नहीं है, ठीक है, उसको कहते हैं हम जर्नल प्रॉपर, जिसका खाता है उसको कहते हैं हम जर्नल स्पेशल, ठीक है। तो आपका खाता है तो आपका हो जाएगा जर्नल स्पेशल, जिसका खाता नहीं है वो हो जाएगा जर्नल प्रॉपर। ये हिल रहा है का भैया तार, अच्छा ठीक है,
अब ध्यान रखेंगे। तो चलिए, तो समझ में आ गया कि जर्नल प्रॉपर और जर्नल स्पेशल क्या है। जर्नल स्पेशल के अंदर खाता बना हुआ होगा, जर्नल प्रॉपर के अंदर कोई स्पेसिफिक खाता नहीं होगा। एट रैंडम कोई खर्चा हो रहा है या फिर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसको लिखा जाएगा, कोई पैसा आ रहा है तो उसको लिखा जाएगा, या पैसा दिया जा रहा है तो उसको लिखा जाएगा। चलिए, ए वाला, कैश पेमेंट टू एन एम्प्लॉय फॉर एक्सपेंस। तो एक एम्प्लॉय को कैश पेमेंट दिए किसी खर्चे के लिए। तो भाई मान लीजिए कि कोई एक दुकान है, दुकान के अंदर सपोज कीजिए कि श्याम काम कर रहे हैं, है ना। तो दुकानदार श्याम को पैसा दिया, ठीक है, सैलरी दिया। तो लिखेगा ना कि श्याम जो है, भैया श्याम जो है 10,000 रुपया सैलरी का लेकर के गया, लिखेगा। तो उसका पेज बना हुआ होगा, एम्प्लॉय है तो उसका पेज बना हुआ होगा। और चूंकि कैश पेमेंट कर रहा है तो कैश का भी एक पेज बना हुआ होगा। कैश का पेज क्यों बना हुआ होगा? ताकि उसको पता रहे ना कि हमारे पास कैश है कितना। अब पता रहा कि भैया श्याम को बोल दिए कि हाँ भाई शाम को ले लेना 10,000, और कैश है ये नहीं है, वहाँ पर 10,000 है ये नहीं है, तो इसीलिए रिकॉर्ड करना ज़रूरी रहता है। तो कैश का भी एक अलग से पेज बना हुआ होगा, श्याम का भी एक अलग से पेज बना होगा, मतलब एम्प्लॉय का। तो ये जो है दोनों जर्नल स्पेशल का काम है, जर्नल प्रॉपर का काम नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आता है कैश परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। कैश परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, सामान खरीद के लाए कैश में, उसको हम बेचेंगे। तो सामान खरीद करके लाए कैश में, तो देखिए यहाँ पर जो अकाउंट इन्वॉल्व होगा वो क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व होगा उसको देख लीजिए पहले। तो एक तो हम कैश हमारा गया, कैश आउट, और सामान इन, गुड्स इन, ठीक है। तो हम मान लीजिए कि 20,000 का कैश दिए और 20,000 का हमारे पास सामान आया, तो हम लिखेंगे ना कि भैया हमारे पास पहले 1 लाख का सामान था, अब 1,20,000 का सामान लिख देंगे, है ना। कैश में लिख देंगे कि भैया हमारा कैश का खर्चा हुआ, कैश का पन्ना खोलेंगे, उसमें लिखेंगे कि कैश 20,000 रुपया सामान लाए, ठीक है। सामान का पन्ना खोलेंगे कि 20,000 का सामान लाए, है ना, कैश में, ठीक है। दोनों पन्ने पे रेस्पेक्टिव एंट्री होगी। तो यहाँ पर इसका भी एक अलग पेज है, इसका भी एक अलग पेज है, मतलब स्पेशल, जर्नल स्पेशल, जर्नल प्रॉपर नहीं। तो ये आंसर भी हमारा, ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट, करेक्शन ऑफ एन एरर, एक एरर, भूल चूक की गलती, ठीक है। तो भैया भूल चूक का कोई पेज नहीं होता है। तो ये क्या हो गया कि मान लीजिए कि पड़ोसी जो है वो 2,000 रुपया लिया था और वो 2,000 रुपया जो है वो वापस दे गया, हम उसको लिखे नहीं या हम उसको काटे नहीं। तो जहाँ पर उसका लिख के रखे थे उसको हम काटे नहीं, दुकानदार उसको काटा नहीं, तो क्या करेगा, उसको काट देगा। तो भूल चूक के लिए, जैसे कि एंट्री के लिए, जैसे वो लेकर के गया था नॉर्मल, तो उसी तरीके से भूल चूक हो गया, या फिर मान लीजिए छूट गया, पड़ोसी वाला नहीं लिखा था, तो बाद में जा कर के लिख लेगा। तो कहाँ लिखेगा? उसके लिए तो कोई स्पेशल पन्ना नहीं है ना, क्योंकि वो रेगुलर कस्टमर नहीं है, ना ही रेगुलर कस्टमर है और ना ही रेगुलर क्रेडिटर है कि उधारी दे रहा है, ठीक है। रेगुलर वाला चीज़ नहीं है। तो जो रेगुलर वाला चीज़ नहीं है, डेली रूटीन का चीज़ नहीं है, उसको हम जर्नल प्रॉपर नॉर्मल पेज पे लिखते हैं। तो ये जो है करेक्शन ऑफ एन एरर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, उधारी में सामान लेके आए। मान लीजिए कि अजय बाबू से सामान लेकर के आए उधारी में, तो क्या लाए, तो अजय बाबू को हमको 10,000 का सामान लेके आए, तो हम लिखेंगे ना कि अजय बाबू को देना है हमको। अजय बाबू का पेज खोलेंगे एंड वहाँ लिखेंगे कि अजय बाबू को हमको देना है 10,000 रुपये। एंड 10,000 का क्या लाए भैया, तो सामान लाए। तो गुड्स का पेज खोलेंगे, सामान का पेज खोलेंगे, हमारा स्टॉक बढ़ गया ना भैया, पहले 1,30,000 का सामान था, ठीक है, 1 लाख का सामान था, 20,000 का यहाँ लिए, 1,20,000 हो गया, 10,000 का और सामान लाए तो 1,30,000 का सामान हो गया। और ये जो 10,000 का सामान आया है ये अजय बाबू से हम उधारी लेकर के आए हैं। तो दोनों क्या, इनका भी पन्ना है, इसका भी पन्ना है, पेज है, तो जर्नल स्पेशल, दिस इज ऑल्सो नॉट जर्नल प्रॉपर, ठीक है, ये भी गलत है। सो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, करेक्शन ऑफ एन एरर होगा। नेक्स्ट, what will be the effect of the following transaction on the accounting equation? Goods sold on credit to Ram costing rupees 20,000 for rupees 25,000। तो 20,000 का सामान खरीद के लाया कोई दुकानदार और राम को उधारी में दिया 25,000 में। तो देखिए कोई भी दुकानदार जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है ना। तो 20,000 का सामान लाया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रुपीज़ 20,000 का वो सामान लाया, है ना, बेचा कितने में, राम को 25,000 में। तो 5,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 5,000 का रुपीज़ 5,000 का प्रॉफिट हुआ, मतलब पूंजी बढ़ गया, है ना, दिस इज़ प्रॉफिट, पूंजी बढ़ गया, कैपिटल में चला गया, ये कैपिटल आ गया, पूंजी बढ़ गया। ये क्या है, ये डेटर बढ़ गया, ठीक है, राम, ठीक है, डेटर मतलब एसेट,
एसेट पूंजी, ठीक है, एसेट एसेट हमारी संपत्ति बढ़ गई। और ये भी हमारा गुड्स है, तो ये भी हमारा एसेट है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ कम हुआ, एसेट में एक चीज़ कम हुआ। जैसे कि मान लीजिए कि आप मोटरसाइकिल बेच करके कार खरीद लिए, ठीक है, तो एक कम हुआ एक बढ़ गया। तो उसी तरीके से सामान गुड्स हमने दिया और हमारा डेटर्स उधारी बढ़ गया, ठीक है, हमें जिसे उधार लेना है वो बढ़ गया, ठीक है। कि भैया अब हमारा पैसा किसके पास है, अब हमारा पैसा राम के पास है, ठीक है। पहले हमारा पैसा सामान में लगा हुआ था, अब हमारा पैसा राम के पास है, ठीक है, 5000 प्रॉफिट के साथ। सो जो अकाउंट इन्वॉल्व होगा इसमें, तो एक तो ये एसेट का अकाउंट, ये भी एसेट है, तो एक एसेट कम हुआ एक एसेट बढ़ गया। एंड जो एसेट कम हुआ, जैसे सामान 20,000 का सामान हम 25,000 में बेचे तो 5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट जो है वो हमारा कैपिटल को बढ़ाएगा, ठीक है। सो एसेट एंड कैपिटल अब देख लेते हैं। एसेट 25,000, लाइबिलिटी 25,000, नहीं गलत है, कैपिटल 0 गलत है। एसेट 20,000, लाइबिलिटी 25,000, लाइबिलिटी कहाँ बढ़ रहा है, ये भी एसेट है ये भी एसेट है, ये भी गलत है, ठीक है। कैपिटल 5,000 वो तो ठीक है, बट एसेट लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल, लाइबिलिटीज़ का तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं इसके अंदर भैया। 2 एसेट, ये भी एसेट ये भी एसेट, ठीक है, और ये हमारा प्रॉफिट मतलब कैपिटल। तो नन ऑफ दिस, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए, एरर ऑफ प्रिंसिपल इज थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो प्रिंसिपल का एरर क्या होता है, तो देखिए प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। होता क्या है कि मान लीजिए कि हम यहाँ राम को सामान दिए, 25,000 रुपये उधारी हमको राम से लेना है, और हमने लिख दिया क्या कि अर्जुन को हम उधारी दिए, तो ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल। जिस अकाउंट को हमको डेबिट करना चाहिए था उस अकाउंट को डेबिट ना करके हमने गलती करी, ठीक है, दूसरे के अकाउंट को डेबिट कर दिया। इसको ऐसे समझिए, ठीक है। ये हमने क्या किया कि हमने कहा कि भैया राम को 25,000, क्योंकि दोनों डेटर हो जाएगा ना, राम और वो दूसरा नाम जो हमने लिया मान लीजिए कि विजय, तो दोनों डेटर हो जाएंगे, तो डेटर के अकाउंट हटाइए। ऐसे समझिए कि मशीन लेकर के आए हम, तो मशीन क्या है कि कोई दुकानदार अगर मशीन लेकर के आता है, ठीक है, जूस का दुकान है तो जूस का दुकानदार जूस का मशीन लेकर के आया, तो जूस का मशीन इज नॉट ए स्टॉक, वो उसको बेचेगा नहीं, दैट इज ए पार्ट ऑफ मशीनरी। और उसको क्या किया, वो परचेजेज में लगा दिया, मतलब स्टॉक में लगा दिया। मशीनरी खरीद करके लाया और स्टॉक में लगा दिया कि भैया हम स्टॉक लेकर के आए, वहाँ लिख दिया, तो वो हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्योंकि जो मशीन खरीद के लाया, जूस का मशीन वो खरीद करके लाया, वो मशीन वो बेचने के लिए नहीं लाया, उस मशीन में वो अपना फ्रूट्स को डालेगा, जूस निकालेगा। तो इस तरह के प्रिंसिपल को, इस तरह के एरर को हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एक होता है एरर ऑफ कमीशन, फिर एक होता है एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। तो कमीशन एंड ओमिशन में क्या फ़र्क है कि जैसे छूट गया, लिखना छूट गया, तो दैट इज़ एरर ऑफ ओमिशन। कमीशन जो क्लरिकल मिस्टेक होता है उसको हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एरर ऑफ प्रिंसिपल की बात हो रही है। तो ये जिस खाते में डेबिट होना था उस खाते में ना डेबिट होकर के वो दूसरा कहीं और ही हमने कर दिया, मतलब प्रिंसिपल को छोड़ दिए। प्रिंसिपल मतलब स्कूल का प्रिंसिपल को नहीं, मतलब प्रिंसिपल PLE वाला है, ठीक है, जो होना चीज़ चाहिए था उसको नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर, यहीं पर एक्सप्लेन कर देते हैं। ए, क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। देखिए मशीन खरीद के लाया और कहाँ लिख दिए, परचेज बुक। परचेज बुक मतलब परचेज बुक वो बुक होता है जिसमें हम लिखते हैं कि भाई क्या सामान आया, बेचने वाला सामान को हम लिखते हैं। तो मशीन तो हम बेचेंगे नहीं ना, जूस का दुकान वाला अगर जूस का मशीन लेकर के आया, वो बेचने के लिए थोड़ी लेके आया है, तो फिक्स एसेट का पार्ट है। तो ये जो है हमारा दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। देखते हैं बाकी को भी। क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी का जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर लिया, दिस इज नॉट एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, ठीक है। तो ये भी जो है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। नन ऑफ दीज, तो नहीं भैया ये वाला है हमारा। क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, ठीक है। मशीनरी अकाउंट को डेबिट करने के बजाय, मतलब रॉन्ग अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, ठीक है, इन द रॉन्ग अकाउंट। ये तो है जनरल प्रॉपर में किया, कोई बात नहीं, जनरल प्रॉपर से फिर उठा करके क्रेडिट परचेज जो है वहाँ पर ठीक कर देगा, डाल देगा, है ना।
अभी जनरल पर्पस में डाला, लेकिन यहाँ पर तो टोटली, यहाँ पर तो एकदम भारी मिस्टेक है। मशीनरी को मशीनरी अकाउंट या फिर फिक्स एसेट के अकाउंट में डालना चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, मशीनरी को उठा करके परचेजेज में डाल दिया। अब आगे बढ़ेंगे ना, आप और भी चीज़ कंसेप्ट को देखेंगे तो बेटा क्लियर हो जाएगा, इसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। फोर्थ नंबर, आफ्टर प्रोवाइडिंग द ट्रायल बैलेंस द अकाउंटेंट फाइंड दैट द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज शॉर्ट बाई 2500, दिस डिफरेंस विल बी। तो जब ट्रायल बैलेंस बनाया, मतलब दुकानदार मान लीजिए कि बनाया कि क्रेडिट और डेबिट कितना आया कितना गया, है ना। तो मान लीजिए कि ये पता चला कि भैया दिन भर में 25,000 रुपया आया, ठीक, खाली गल्ला लेकर के बैठे थे इधर, मतलब खाली, है ना। कितना आया कितना गया, सब सामान उमान मिला करके कितना जो हिसाब करेंगे, तो शाम को क्या पता चलता है कि डेबिट साइड जो है 2500 रुपये से शॉर्ट है, मतलब 22,500 रुपये है, 2500 कम है। तो अब हम क्या करेंगे, डेबिट साइड हमारा शॉर्ट है तो हमारा दोनों बराबर होना चाहिए ना, जितना आया, ठीक है, जो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड हमारा बराबर होना चाहिए। मान लीजिए कि एक समोसा का ठेले वाला, ऐसे समझ लीजिए सिंपल सा, वो तो खैर हिसाब किताब रखता नहीं है वैसा वो लोग, लेकिन एक समोसे का ठेला वाला पूरा 5,000 रुपये लेकर के घर से निकला, ठीक, अभी कुछ नहीं, अभी रास्ता में सब सामान वामान खरीदते हुए जाएगा, तो 5,000 रुपये घर से लेकर के निकला, है ना, और साथ में उसका सब सामान बेच करके 5,000 का सामान खरीदा, फिर बना करके उसको जब बेचने के बाद उसको 2,000 का प्रॉफिट हुआ, तो टोटल जो हो गया इधर 7,000 होना चाहिए, है ना। लेकिन देख क्या रहा है कि डेबिट साइड में 7,000 की जगह 2,500 रुपया कम दिख रहा है डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड वाला को वो करेक्ट करेगा ना, क्रेडिट और डेबिट दोनों एक बराबर होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि डेबिट साइड को डेबिट करेंगे। तो जब डेबिट साइड को डेबिट करेंगे, अब समोसा और ठेला वाला तो नहीं करेगा, जो कंपनी वाले या फिर जो बुक ऑफ अकाउंट्स रखते हैं वो लोग करेंगे। तो डेबिट साइड को डेबिट करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अभी पता नहीं है, इक्वल होना चाहिए था, लेकिन अभी पता नहीं है कि भैया 2,500 का मिस्टेक है, तो हमने लिख लिया कि भैया 2,500 का मिस्टेक है, और इसका हम सस्पेंस बना लिया, अभी भी सस्पेंस बना हुआ। सस्पेंस क्यों बना लिए, ये सस्पेंस बना हुआ है कि पता नहीं है कि भैया अभी कहाँ पर मिस्टेक है, उसको जब बाद में चेक करेंगे तो उसको रेक्टिफाई करेंगे, और अगर रेक्टिफाई नहीं होगा तो सस्पेंस का सस्पेंस से बना रहेगा, इसलिए उस अकाउंट का नाम है सस्पेंस अकाउंट। तो हम इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2,500 का और डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट किसको कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे हम क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है, तो बराबर हो गया, 25,000 यहाँ भी हो गया डेबिट साइड, 25,000 क्रेडिट साइड, इक्वल हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा इसमें, हाँ, ये क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही ऑप्शन होगा। क्लियर है, हमको बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए डेबिट को और डेबिट करेंगे। अगर क्रेडिट साइड में कम रहता है तो क्रेडिट को बराबर करने के लिए हम और क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया, अगर यहाँ पे 22,500 रहता और यहाँ 25,000 रहता, तो इसको हमको 2,500 और पूरा करने के लिए इसको हमको क्रेडिट करना होता, तब हम यहाँ पर क्रेडिट करते और सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट करते, ठीक है, डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट करते। लेकिन इस केस में हम ऐसा करेंगे जैसे हमने बताया। क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following is not an item of income of नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। अब देखिए नॉन ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है, तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जो होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया ना हमारा CMA का डिग्री, तो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो फायदे के लिए नहीं खोल के बैठा हुआ है इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ जो है इनकम कैसे आएगा उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का, तो देखिए CMA का मेंबरशिप होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंट्रेंस फीस या मेंबरशिप फीस, फिर CMA को जो ऐसा उसके पास पैसा है कुछ, तो पैसा को बैंक में रखा हुआ है, तो उस पैसे से उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये भी इनकम है ना। तो एंट्रेंस फीस आएगा, जैसे हम CMA के मेंबर हैं, मेंबरशिप है, तो हम मेंबरशिप फीस पे करते हैं, मतलब एंट्रेंस फीस पे करते हैं, तो उसको ये फीस मिलेगा। उसको अगर उसके पास पैसा है तो पैसा कहीं रखा रहेगा ना बैंक में, तो उससे उसको ब्याज मिलेगा, तो इंटरेस्ट भी मिलेगा। उसको गवर्नमेंट से भी फंड मिलता है,
ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लीजिए आईआईटी जो है फंडेड रहता है ना, पूरा गवर्नमेंट से हेवी फंडेड है। एम्स 7,500 रुपया फीस है पूरे 5 साल का, तो 7,500 में कोई डॉक्टर बन सकता है जी? कहाँ से खर्चा आएगा? वहीं पर जहाँ पर प्राइवेट में जाइएगा तो करोड़ों का फीस है। तो भाई गवर्नमेंट पैसा देती है, गवर्नमेंट है। तो उसी तरीके से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट पैसा देती है, गवर्नमेंट फंड देती है, तो वो उसका इनकम है, वही उसका इनकम है। फिर इनकम क्या नहीं है? सैलरी। देखिए ऐसा है कि सैलरी ऐसे भी इनकम नहीं है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको ऑर्गेनाइजेशन को सैलरी थोड़ी मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन तो सैलरी देगा। जैसे कि हमारे जो सीएमए है, सीएमए के अंदर डायरेक्टर होगा, डिप्टी डायरेक्टर होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर होगा, बहुत सारे एम्प्लॉई होंगे, तो सबको सैलरी दे रहा है, तो उसका इनकम थोड़ी है, वो तो उसका एक्सपेंडिचर है। तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर डी, सैलरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रायल बैलेंस ऑफ ए फर्म शोज डेटर्स ₹40,000, बैड डेट ₹200 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट ₹1,400. Of 5% provision for doubtful debt is to be created on debtors. The amount of debtors to be shown on assets. तो एक फर्म है और उसके ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दिख रहा है 40,000 का, ठीक है, दिस इज डेटर्स। बैड डेट्स दिख रहा है, मतलब बैड डेट्स मतलब भैया कि ये सब ये तो एकदम मतलब पैसा देवे नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि लिख लिया कि ठीक है विजय लाल पैसा नहीं देंगे, खा गए, तो विजयया का नाम लिख लिया कि बैड डेट में 200 रुपया। मतलब विजयया एक ऐसा वो है, ऐसा कस्टमर है जो कि पैसा लेकर के भाग गया, मतलब सामान लिया है दुकान से, अब वो पैसा होता है ना कि कुछ लोग दुकानदार खूब गड़ियाता है एकदम दम भर करके कि पैसा इतना साल से उधारी लेकर के रखा है, अभी तक पैसा देने का नाम नहीं ले रहा, तो वो दैट इज़ बैड डेट। और बहुत सारा उधारी है दुकानदार का, जैसे कि 40,000 का उधारी है, तो बहुत सारा उधारी है, तो उसको मान के चलता है कि कुछ लोग उधारी नहीं देंगे, तो उसके लिए प्रोविज़न बना के रखा जाता है कि भाई 40,000 का 40,000 तो नहीं मिल जाएगा, किसी को नहीं मिलता है ना। बहुत जगह उधार फेंक करके रखे हुए तो होता है ना कि कहीं पर कोनो निकल गया, ठीक है नहीं देंगे हम पैसा, तो उसके लिए प्रोविज़न बना के रखा रहता है। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, भैया डाउट है ये देगा नहीं, इसलिए डाउटफुल डेट 1400 का प्रोविज़न बना हुआ है, तो प्रोविज़न ठीक है, ये है 1400 का। हमसे सवाल क्या पूछ रहा है, पहले हमें वो देखना है। हमसे सवाल क्या पूछ रहा है कि प्रोविज़न किस लिए बना होता है, फिर से हम बता दें, ये 40,000 का 40,000 हमारे पास नहीं आएगा पूरा पैसा, ये हम मान के चलते हैं, तो भैया कुछ परसेंटेज का हम प्रोविज़न कर लेते हैं कि 40,000 में से हमारे पास 1400 नहीं आएगा, और 200 हमने लिख के रखा है बैड डेप्ट में, ठीक है कि भैया 200 ये नहीं आएगा। लेकिन हो सकता है कि कई बार उसका मूड बदल जाए, लॉटरी लग गई उसकी विजयया की, और कहा कि यार 200 तो उसका देना है, दिन भर गड़ी आता है 200 रुपये के लिए, तो 200 दे के आते हैं, तो हो सकता है कि आ जाए, तो इसलिए इसको भी लिखा जाता है। नहीं तो फिर कई बार क्या होता है कि कुछ साल हो जाएगा, अब लग रहा है कि विजयया अब कभी ना दे पाएगा, हो विजयया गया ऊपर गया, तो फिर क्या करेगा, उसको राइट ऑफ कर देगा, ठीक है। सो अभी हमको 5% प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट बनाना है। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट हम जब भी बनाएंगे, प्रोविज़न जब भी हम बनाएंगे, तो वो हम कहाँ बनाएंगे, वो हम डेटर्स पे बनाते हैं। तो 40,000 में 5% हम मान के चले हैं कि भैया हमको डाउटफुल है, 40,000 में से 5% हमको नहीं मिलेगा, 5% मतलब 2,000 नहीं मिलेगा, तो 40,000 में से 2,000 नहीं मिलेगा, तो 2,000 का हम प्रोविज़न कर दिए, ठीक है। तो 1400 से बढ़ के प्रोविज़न हमारा 2,000 हो गया, तो अब हमारा जो डेटर्स है वो कितना हो जाएगा, 40,000 माइनस 2,000 38,000। तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 38,000 का हमारा 38,000 का हमारा डेटर्स हो गया, एंड 2,000 का हमारा प्रोविज़न फॉर डेटर्स हो गया। देखिए ये भी एसेट है, दिस इज ऑल्सो एसेट, टोटल मिलाइएगा डेटर्स, तो ये 38 प्लस 2 40,000 ही हुआ है। 40,000 में हम मान के चल रहे हैं क्या कि 2,000 में डामाडोल स्थिति है, 2,000 की स्थिति डामाडोल है, पता नहीं देगा कि नहीं देगा, 2,000 और उसके बाद भी 200 रुपये ऐसा है कि भैया एकदम ख़त्म है, कैसा विजय लाल जैसा है, ये नहीं देंगे, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच इज शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे हमने बताया ना कि हमारा इंस्टीट्यूट CMA, तो वो इंस्टीट्यूट के अंदर वो कैसा कैसा अकाउंट बनाता है, वो 3 टाइप के अकाउंट बनाते हैं। एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट, ठीक है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, फिर उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, कितना इनकम आया कितना खर्चा हुआ, हिसाब रखेगा ना, एंड फिर उसके बाद बनाता है वो लोग बैलेंस शीट, तो 3 अकाउंट, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिर रिसीट एंड पेमेंट, और उसके बाद
वो आपका क्या नाम है, बैलेंस शीट। अब एक चीज़ देखिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इनकम अभी हमने देखा था ना यहाँ पे गवर्नमेंट रेट, मान लीजिए कि गवर्नमेंट जो है एक बार में दे दिया उसको कि लो भैया 10 साल तक अपना काम चलाओ, तो उसका इनकम जो है वो 10 साल के लिए आ गया। तो पैसा तो आ गया उसको 10 साल के लिए, लेकिन वो 10 साल का एक साथ में थोड़ी दिखा देगा कि वो हमारा इनकम हो गया, उसको 10 ईयर में डिवाइड कर देगा। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट 1 करोड़ रुपया दे दिया, ₹1 CR, ठीक है, तो ये 10 साल के लिए, तो 1 साल के लिए कितना दिया, ₹10 लाख, क्लियर। तो 1 साल के लिए 10 लाख दिया, तो इनकम में दिखेगा 10 लाख, लेकिन अभी जो उसका इनकम उस ईयर का इनकम में कितना होगा, 10 लाख, बाकी को वो कैरी फॉरवर्ड कर देगा, बाकी भाई सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए 10 साल तक के लिए हमको ये चलाना है। लेकिन जो 1 करोड़ मिला, ये टोटल का टोटल पैसा वो लिखेगा ना रिसीट में, इसमें लिखेगा रिसीट्स एंड पेमेंट में। तो जितना भी पैसा आएगा ऑल पैसा को रिसीट्स में, रिसीट्स एंड पेमेंट्स के अंदर लिखा जाएगा, या जितना भी खर्चा होगा सब खर्चा को रिसीट्स एंड पेमेंट में लिखा जाएगा। लेकिन जो उस साल का इनकम होगा, उस साल का खर्चा होगा, वो लिखेंगे इनकम एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देखिए ध्यान दीजिएगा दोनों में डिफरेंस कि 1 करोड़ रुपया आया तो इसको हमने मेंशन किया रिसीट एंड पेमेंट में, मतलब रिसीट हुआ 1 करोड़, लेकिन इनकम कितना है, इनकम है 10 लाख ही, ठीक है, गवर्नमेंट रेट इज 10 लाख, उस साल का इनकम केवल 10 लाख है, बाकी को कैरी फॉरवर्ड रखेंगे, क्लियर। सो आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच इज शोन इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा शो करते हैं, तो जो भी पैसा आएगा या जो भी खर्चा होगा सब लिखना है। सब्सक्रिप्शन इन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस होगा, इन थोड़ा सा यहाँ पर ये जो है गलती है, ठीक है, खैर ग्रामर मिस्टेक को इग्नोर मारिए। तो ये तो भैया इसको लिखेंगे हमने कहा ना जो भी पैसा आएगा लिखेंगे। लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आया लिखेंगे, है ना, इनकम में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लास्ट ईयर का इनकम है। अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो ये इनकम लास्ट ईयर का है तो वो लास्ट ईयर में लिखा गया होगा, इस ईयर के इनकम में नहीं लिखाएगा। लेकिन रिसीट में तो लिखाएगा ना कि हम लिए भैया करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो ये भी लिखाएगा, मीन्स ऑल ऑफ दीज। तो रिसीट एंड पेमेंट का मतलब है कि जितना भी पैसा आएगा या जितना भी पैसा जाएगा ऑल लिखेंगे, इससे मतलब नहीं है कि वो किस साल का पैसा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो इनकम इस साल का होगा उसी को लिखेंगे, जो एक्सपेंडिचर इस साल का होगा उसी को लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये तो हो गया, तो यहाँ आ गया ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8, at the time of dissolution of a partnership an unrecorded asset taken by Ram a partner is debited to। तो एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गया है ना, तो अब एक अनरिकॉर्डेड एसेट है जो राम एक पार्टनर था फर्म का, मान लीजिए कि एक फर्म है जिसमें राम एंड श्याम आर पार्टनर्स, राम एंड श्याम, ठीक है। तो एक ऐसा एसेट सपोज कीजिए कि कैसा बता दिया जाए, सपोज कीजिए कि वहाँ पर क्या ले लिया है, 10,000 का सामान कुछ ले लिए, 10,000 का मिक्सर ले लिए, ठीक है। राम जी जो हैं वो पार्टनर हैं, 10,000 का मिक्सर अपने दुकान से लेकर के, पार्टनरशिप फर्म में दुकान है, वो 10,000 का मिक्सर लेकर के गए एंड वो 10,000 का मिक्सर का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इसका क्या रिकॉर्डिंग होगा जब पार्टनरी ख़त्म हो जाएगा। तो जब पार्टनरी ख़त्म हो गया, राम एंड श्याम के बीच पार्टनरी ख़त्म हो गया, तो श्याम कहेंगे ना कि भाई राम बाबू आप 10,000 का मिक्सर लेकर के गए, उसका पैसा क्या देगा। तो क्या हो जाएगा कि राम बाबू के कैपिटल अकाउंट से 10,000 रुपया माइनस कर दिया जाएगा, क्लियर है। तो राम बाबू के कैपिटल अकाउंट को 10,000 रुपये से डेबिट कर देंगे। सो कहाँ गया, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप एन अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन बाय राम अ पार्टनर इज डेबिटेड टू राम कैपिटल अकाउंट, ठीक है, उनके कैपिटल अकाउंट से माइनस कर दिया जाएगा। भैया कि अब आपकी पूंजी 2 लाख थी, 2 लाख में से भैया राम बाबू आप 10,000 का मिक्सर ले गए हैं, तो 10,000 माइनस करके अब आपका 1,90,000 निकल रहा है, क्लियर। तो ये ऑप्शन नंबर ए। राम सीता एंड गीता आर इक्वल पार्टनर्स, तब एक फर्म है जिसमें राम सीता एंड गीता तीनों मिल करके एक फर्म को स्टार्ट किया, एक दुकान को स्टार्ट कीजिए, समझ लीजिए ऐसे। राम एंड सीता डाइड इन ए कार एक्सीडेंट, दिस एक्सीडेंट रिजल्ट इन, तब क्या हुआ कि राम और सीता की मृत्यु हो गई एक कार एक्सीडेंट में। अब इससे क्या होगा, तो भाई देखिए
ऐसा है कि बल्ले बल्ले हो जाना चाहिए गीता का, क्योंकि गीता का क्यों बल्ले बल्ले हो जाना चाहिए कि भैया पार्टनर तो मर गया है ना। लेकिन ऐसा थोड़े है कि राम एंड सीता की डेथ हो गई, पार्टनर्स की डेथ हो गई तो उसका कोई लीगल हायर नहीं होगा, उसका बेटा बेटी होगा ना जी, आकर के वसूली करेगा गीता से कि दो हैं, हमारे जो है राम का अलग आएगा, सीता का अलग आएगा, आकर के वसूली करेगा। तो होता क्या है कि अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म खत्म, पार्टनरशिप खत्म, डेथ हो गया ना, अब तो पार्टनर बचा ही नहीं। जब पार्टनर नहीं बचा तो पार्टनरशिप कहाँ से बचेगा, और जब पार्टनरशिप नहीं बची तो फर्म ही खत्म हो गया। सो डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है ये करेक्ट है, डिजोल्यूशन ऑफ फर्म ये भी करेक्ट है, मैंने दोनों डिजोल्व हो जाता है। तो यहाँ पर डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एज वेल एज फर्म, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, जब पार्टनरशिप ही खत्म हो गई तो पार्टनरशिप फर्म कैसे बचेगा, नहीं बचेगा, खत्म। क्वेश्चन नंबर 10, which account is used for the revaluation of assets and assessment of liabilities? तो कौन सा अकाउंट असेसमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी के लिए यूज होता है। अब ये होता क्या है, देखिए यहाँ पर जो एनआईओएस के बुक के अंदर जो है एक चीज़ आप नोटिस करेंगे तो इसमें आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ, आंसर दिया हुआ है ना, सैम्पल पेपर है। जब आप आंसर देखेंगे ना तो आपको 10 का दिया हुआ ए वाला ऑप्शन, ठीक है, 10 का ए दिया है। अब यहाँ पर देखिए 10 का ए में क्या दिया गया है, हमने देखा तो हमने देखा कि यार एनआईओएस के अंदर बहुत गलती है, हर क्वेश्चन पेपर में गलती है। रीअसेसमेंट अकाउंट, तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए कि रीअसेसमेंट अकाउंट नाम का कोई अकाउंट नहीं होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे कि सपोज कीजिए कि एक पार्टनरशिप फर्म है ना, तो पार्टनरशिप फर्म में कुछ एसेट होगा, कुछ लाइबिलिटीज़ होगा, है एसेट होगा और लाइबिलिटीज़ भी होगा। भाई किसी से लेना है, किसी से लेना, किसी को देना है, सब चीज़ होगा ना। अब वो क्या है कि वो फर्म डिसॉल्व हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। अब क्या है कि एसेट और लाइबिलिटीज़ को हम रीवैल्यूएट करेंगे, है ना। अब मान लीजिए कि एसेट के अंदर वो जो दुकान है, दुकान में एसेट के अंदर किसी ज़माने में होता क्या है कि दुकानदार लोग क्या है ना कि गणेश जी का और लक्ष्मी जी का, अगर हिंदू दुकानदार है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति, सोने का सिक्का वो रखते हैं, या सोने का मूर्ति खरीदते हैं, हर साल उसको रखते हैं, या फिर सिक्का रखते हैं, गोल्ड कॉइन रखते हैं। तो अब मान लीजिए आज से 10 साल पहले कोई गोल्ड कॉइन खरीदा होगा और रखा होगा, हर एवरी ईयर गोल्ड कॉइन रखे जा रहा है, तो गोल्ड की तो वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो पहले जो है 10,000 रुपये में 10 ग्राम खरीदा होगा, 10,000 रुपये भरी खरीदा होगा, और आज उसका रेट 75,000 रुपये भरी है ना। तो भाई ऐसा है कि उसको रिवैल्यूएट करने की ज़रूरत है ना, आज के रेट में हम उसका रेट निकालेंगे ना। वहीं पर एक कार भी है, एक कार भी है जो 2010 में लिया गया था 4 लाख का, ठीक है, कार। तो आज उसकी वैल्यू क्या होगी, आज उसका 4 लाख थोड़ी वैल्यू होगा, ठीक है। 15 साल कार की लाइफ होती है, 2024 चल रहा है, 1 साल में ख़त्म हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा नील, कचड़े के भाव, स्क्रैप के भाव में वो बिकेगा। तो वहीं पर जहाँ पर गोल्ड की वैल्यू को हमें अप्रिसिएट करना है, ठीक है, गोल्ड का रीवैल्यूएट करके उसके एक्चुअल वैल्यू को हमें पता लगाना है, वहीं पर कार के जो 4 लाख रुपए लिखा हुआ है उसके वैल्यू का हमें एक्चुअल पता लगाना है। क्योंकि अब क्या है कि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है, 15 साल ही आप रोड पर कार चला सकते हैं, कोई भी कार है तो उसके बाद ख़त्म हो जाता है, उसको कबाड़ी करिए, उसको फेंकिए, ठीक है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है, इसलिए ऐसी पॉलिसी है। तो हम क्या करेंगे, कार की वैल्यू अब क्या है कि वो कबाड़ी का भाव हो जाएगा कार, और सोना जो है और सोने का भाव, जहाँ 10,000 रुपये एक सिक्के की वैल्यू थी, आज वो 75,000 रुपये का हो गया। तो इसका अप करेंगे, इसको हम डाउन करेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से लायबिलिटीज़, किसी का मान लीजिए कि ये जो दुकान है कि राम की लायबिलिटीज़ लेके बैठा हुआ है, राम से 1 लाख रुपए लेके बैठा हुआ, ठीक है, 10 साल हो गए, दे ही नहीं रहा राम को। तो भैया जो राम जो है अब देख रहे हैं कि भैया फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है, तो आगे कहेंगे भैया जो बनता है वो दे दो, है ना, कुछ दे दो, ऐसा है कि कुछ भी दे दो। तो कहा गया कि भैया हम 50,000 आपको दे देंगे, तो 50,000 यहाँ बच गया ना, 50,000, 50,000 यहाँ पर बच गया। तो वही है कि उसको क्या करना है, हमें रीअसेस करना है, ठीक है, रीवैल्यूएट करना है कि भैया हमको देना कितना है, अब हमारे पास कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितनी एसेट है। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड जो है 10 कॉइन है, ठीक है, तो 10 कॉइन आज के हिसाब से 75,000 के हिसाब से 7.5 लाख रुपया हो गया। लेकिन जब उसका जो खरीदा गया था, खरीदा हुआ वैल्यू कम था, ठीक है, पहले 10,000 का था, फिर 12,000, 15,000 ऐसे करके वो वैल्यू इंक्रीज़ करते गया। लेकिन आज टोटल जो वैल्यू है 10 कॉइन की
75,000 रुपये के लगभग 7.5 लाख रुपए आएगी एक कॉइन की वैल्यू 75,000 रुपये। तो वैसे ही लाइबिलिटीज जो है 10 साल से नहीं दे रहे थे, अब भैया मामला हो गया कि भैया 50,000 में निपट जाएगा, तो कम हो गया यहाँ पे। कार का वैल्यू जो 4 लाख का था, अब वो उसको 4 लाख की जगह कर दिया गया 20,000। कबाड़ी में बेचेंगे भैया 20,000 मिलेगा कबाड़ का वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। सो व्हिच अकाउंट इज यूज्ड फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, तो हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस क्या। तो सुपर प्रॉफिट होता क्या है, मान लीजिए कि वो जैसे अभी देखे होंगे ना, बड़ा पाव गर्ल, ठीक है, बड़ा पाव गर्ल। तो नॉर्मली बड़ा पाव बेचने पर नॉर्मली 20 रुपये का बड़ा पाव बेचता है सब, 20 से 25 रुपये का, लेकिन ये बड़ा पाव गर्ल 50 रुपये का बड़ा पाव बेचती है। तो इसका जो प्रॉफिट है, ठीक है, नॉर्मल कितना प्रॉफिट होना चाहिए एक पाव के ऊपर। अगर ऐसे देखिए, सपोज कीजिए कि 25 रुपये का बेच रहे हैं, रुपीज़ 25 का बेच रहे हैं, तो अगर 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है पर पाव, ₹10 पर पाव, लेकिन बड़ा पाव को कितना, बड़ा पाव गर्ल को कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो बड़ा पाव गर्ल को जो है एकदम ताम झाम करके बेच रही है, 50 रुपये का चीज़ बेच रही है, 20 उसको भी तो 15 रुपये ना पड़ रहा है जी, तो उसको जो प्रॉफिट हो जा रहा है वो 35 रुपीज़ पर पाव बड़ा पाव प्रॉफिट हो रहा है। सो जब प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सीड कर जाए प्रॉफिट, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट से नॉर्मली कितना होना चाहिए, 10 रुपया पर पाव पर बड़ा पाव प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन अभी कितना पर बड़ा पाव कितना प्रॉफिट हो रहा है, 35, और 1000 बड़ा पाव बेच दिए एक दिन में, तो 35,000 एक दिन का प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट 35,000 एक दिन का प्रॉफिट है। तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है ना, उसको हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। तो व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, तो एक्चुअल प्रॉफिट, तो एक्चुअल कितना प्रॉफिट हुआ उसको 35 रुपया, और नॉर्मल कितना होना चाहिए था 10 रुपया। तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट, तो 35 रुपया माइनस 10 रुपया, ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। समझ में आ गया कि भैया होना चाहिए था 10 टोटल पूरे महीने में 50,000 का फ़ायदा होना चाहिए था, लेकिन 2 लाख का फ़ायदा हो गया, तो जो 1.5 लाख रुपया बचा ना, दैट इज़ सुपर प्रॉफिट, ठीक है, जो नहीं नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट होगा दैट इज़ सुपर प्रॉफिट। तो क्या था आंसर इसका, टिक मार्क कर दें, दिस इज़ नॉर्मल प्रॉफिट। तो भैया बड़ा पाव गर्ल समझ ही गए आप कि भाई 50 रुपये का बड़ा पाव बेचती है, तो उसका सुपर प्रॉफिट कितना, देख ही रहे हैं कि भाई गाड़ी भी एक से एक लेकर के घूम रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का 1, ठीक। सो द डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू, तो जो फॉरफिटेड शेयर है, जो शेयर जिसको फॉरफिट कर दिए भाई नहीं इशू किए, फॉरफिट कर दिए, तो उसको हम डिस्काउंट पे री इशू किए, तो जो हमारा डेबिट होगा वो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ पर देखिए कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, तो यहाँ पर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट जो होगा वो डेबिट होगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। जैसे कि सपोज कीजिए कि 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपीज़ पर शेयर था, हमको 4 रुपये पर शेयर मिल चुका है, ठीक है, फिर हमने इस शेयर को फॉरफिट करा दिया, ठीक है, फॉरफिट करा दिया भैया कि आगे 6 रुपये पर शेयर वो पेमेंट नहीं कर पाया जो भी लिया था, तो हमने कह दिया कि भैया फॉरफिट हो गया, तुम्हारा गया 4, फॉरफिट मतलब ये जो 4 रुपये पर शेयर दिए हो ना, ये तुम्हारा फॉरफिट हो गया, ख़त्म, कब्जा हो गया, ठीक है, कब्जा हो गया, नहीं मिलेगा तुमको वापस इतना पैसा, 4 रुपये पर शेयर नहीं मिलेगा। तो अब हमारे पास फिर से हम ये जो शेयर है, भाई शेयर वो तो हमको बेचना है ना, शेयर तो हमको निकालना है, तो जब हम शेयर निकालेंगे तो 4 रुपये तो हमको ऑलरेडी मिल चुका है, 4 रुपये तो हमको ऑलरेडी मिल चुका है, तो इस शेयर के ऊपर हम क्या करेंगे, हम 4 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है, 4 रुपये का डिस्काउंट मान लीजिए दे दिए, ठीक। सो जब हम 4 रुपये का डिस्काउंट देंगे दोबारा रीइशू करते वक्त, तो ये जो डिस्काउंट है इसको हम इस डिस्काउंट को हम कहाँ डेबिट करेंगे, तो इस डिस्काउंट को हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल में डेबिट नहीं करेंगे, ना ही बैंक को डेबिट करेंगे, ना ही डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर को डेबिट करेंगे। तो कहाँ डेबिट करना है, ध्यान में रखिएगा कि डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, भैया उसका तो 4 रुपये तो पहले ही हम रख लिए हैं ना,
उसका 4 रुपये तो हम पहले ही रख लिए हैं। जो दूसरा आदमी जो बाकी का 6 रुपये उससे 4 रुपये पर शेयर दे दिया, जब उससे कहा गया कि भैया 6 रुपये और दीजिए तब आपका पूरा का पूरा हो जाएगा, शेयर का पूरा पैसा हो जाएगा, तो कहा कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, तो उसको फॉरफिट कर दिया गया। तो 4 रुपये तो है ना, तो इसके लिए जो अगला आदमी को जब हम देंगे शेयर 6 रुपये पर दे देंगे, तो बाकी का 4 रुपये तो उससे कम ले रहे हैं, तो कौन सा डेबिट होगा? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 13 का फर्स्ट, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ। तो जब शेयर को फॉरफिट कर देते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं किस चीज़ से? तो देखिए 4 रुपया हमको पर शेयर मिला है, ठीक है, इसको हमने फॉरफिट कर दिया, मतलब कि हमने कह दिया कि भैया शेयर जो है, पहले हम शेयर को क्या किए, शेयर कैपिटल हमारा जो है ये कॉल्ड अप वैल्यू, ये इतना वैल्यू आ चुका था, 4 रुपये आ चुका था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब हम फॉरफिट करेंगे तो इसको, इस अमाउंट को हमें वापस कर देना है, तो हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। क्या चीज़ को डेबिट कर देंगे? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। नहीं, 10 रुपये का हम क्यों डेबिट करेंगे? पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, इसको भी हम डेबिट नहीं करेंगे, हम करेंगे कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर। जितना पैसा हमने मंगाया, कॉल्ड अप किया, ठीक है, कॉल्ड अप किया, उसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर कि जब शेयर को फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया, लेकिन किस वैल्यू से? तो कॉल्ड अप वैल्यू, जितना हम मंगाए उतना ही ना। जैसे कि सपोज कीजिए कि हम 6 रुपये पर शेयर मंगाए, तो हम लिख लेते हैं ना कि भैया हाँ हमारा शेयर कैपिटल आ गया। जैसे देखिए होता क्या है, अब इसको हम बता देते हैं होता क्या है। 10 रुपये का, जैसे 1 लाख का समझिए, 10 रुपये तो बहुत छोटा अमाउंट हो गया, 1 लाख का हम किसी को शेयर बेचे, है ना, 1 लाख का कोई कंपनी किसी को शेयर बेचा, मिस्टर एक्स को बेचा, ठीक है। तो पहले 40 शेयर ले लिया कंपनी, फिर उसके बाद कहा कि भैया 60,000 रुपया और देना है आपको, ठीक है। तो 60,000 रुपये और देना है, तो क्या है कि अब कंपनी क्या करेगा, अपने अकाउंट में वो लिख लेगा कि भाई हमारे पास 1 लाख का शेयर आ गया, मिस्टर एक्स को 60,000 से वो डेबिट कर देगा, ठीक है। शेयर कैपिटल को 1 लाख से कर दिया कि भैया हाँ 1 लाख हमारी पूंजी आ गई। अब इस 1 लाख पूंजी के अंदर 60,000 रुपया का पूंजी हमारा मिस्टर एक्स है, उससे लेना है। तब भैया मिस्टर एक्स तो धोखा दे दिए, मिस्टर एक्स तो कहे कि हम नहीं दे पाएंगे। तब क्या करेंगे कि भाई मिस्टर एक्स कहे कि जब धोखा दे दिए, जिस अमाउंट से वो धोखा दे दिए, इतना तो 40,000 तो आ ही चुका हमारे पास, 60,000 नहीं आया ना, और 60,000 इसमें हम ले चुके हैं, ठीक है, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि 60,000 रुपये आ गया है, ठीक है। किससे लेना है? मिस्टर एक्स से लेना है, तो वो तो आया नहीं 60,000, तो हम इस 60,000 जो कॉल्ड अप वैल्यू है ना 60,000 रुपये, ठीक है, हमने कॉल किया मिस्टर एक्स से, मिस्टर एक्स बोला कि नहीं दे पाएंगे, तो इसी अमाउंट से हम शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर, ये ऑप्शन हमारा बी करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का 1, इफ अ शेयर ऑफ ₹10 इज इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 ऑन विच द फुल अमाउंट हैज़ बीन कॉल्ड। तो 10 रुपये का शेयर, 10 रुपये का शेयर 3 रुपये के प्रीमियम के साथ, मतलब ₹10 + 3, 13 रुपये में इशू हुआ, 13 रुपये में इशू हुआ। ऑन विच फुल अमाउंट हैज़ बीन कॉल्ड, पूरा पैसा कंपनी कॉल कर लिया है कि भैया पूरा पैसा दीजिए। एंड ₹8 इंक्लूडिंग प्रीमियम पेड इज फॉरफिटेड, और 8 रुपया फॉरफिट हो रहा है, प्रीमियम पेड के साथ 8 रुपया फॉरफिट हो रहा है। अभी देखिए यहीं पर ये जो चीज़ था ना, इसी हिसाब से समझ लीजिए। देखिए अरे क्या हो गया, और ₹, जैसे 1 लाख का है ना, 1 लाख के हिसाब से समझिए, 1 लाख का शेयर, ठीक है, और ₹30,000 का प्रीमियम, 30,000 का प्रीमियम, ठीक है, और इंक्लूडिंग फॉरफीचर अमाउंट जो है, कॉल पूरा पैसा कर लिया, तो एप्लीकेशन में 50,000 रुपये आ गया, 50,000 रुपये पहले आ गया, अब 80,000 रुपये और आना था, कॉल कर लिए हैं इसको भी। तो इस 80,000 रुपये को मिस्टर एक्स नहीं दिया, लेकिन हम तो अपने खाते में लिख लिए कि भैया हम 80,000 रुपये का हमारे पास वो हो चुका है, 80,000 रुपये का शेयर हो चुका है, ठीक है, भले जो शेयर लेने वाला है वो पैसा नहीं दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इस 80,000 रुपये को, इस 80,000 रुपये को हम क्या करेंगे, तो ये 80,000 रुपये हमारा कॉल्ड अप नहीं हुआ। तो अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि पूछ क्या रहा है,
फॉरफिट हो गया, इंक्लूडिंग प्रीमियम इज फॉरफिट। तो यहाँ पर 10 रुपये, यहाँ देखिए 1 लाख की जगह 10 रुपये, 30,000 की जगह 3 रुपये और 80,000 की जगह 8 रुपये वाला एक वैल्यू की बात हो रही है, एक शेयर की बात हो रही है। तो ये फॉरफिट हो गया। द कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड विथ। तो अब शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा? तो हम जो शेयर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे ना, जैसे कि अगर हम 1 लाख का बात करें कि हमारे पास टोटल 1 लाख का शेयर है ना, 1 लाख का शेयर हम मिस्टर एक्स को दिए, 30,000 रुपये प्रीमियम था, 30,000 रुपये प्रीमियम था। तो ये तो प्रीमियम में जाएगा, शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास गोल्ड है, ठीक है, आपके पास गोल्ड है, 10,000 का कॉइन हम खरीद के रखे हैं पहले से, तो हमारे खाते में लिखा हुआ है 10,000, ठीक है, हमारे खाते में लिखा हुआ है कि गोल्ड की कॉइन की वैल्यू 10,000 रुपये है। तो लेकिन आज की डेट में अगर हम उस गोल्ड कॉइन को बेचेंगे तो 75,000 का बिकेगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपने खाते को 10,000 से, जैसे गोल्ड कॉइन उसकी वैल्यू हम 10,000 कम करेंगे एंड बाकी का जो 65,000 है वो हमारा प्रॉफिट होगा, प्रीमियम का लीजिए, दैट विल बी प्रीमियम, वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो गोल्ड का वैल्यू बुक में कितने का लिखा हुआ है, कितने का खरीदे हैं, 10,000 का ही तो खरीदे हैं। तो वैसे ही शेयर कितने का खरीदे हैं, 10 रुपये का ही तो खरीदे हैं, 3 रुपये तो प्रीमियम है। तो गोल्ड 10,000 का ही तो खरीदे हैं, 65,000 रुपये तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, प्रीमियम है, ठीक है। तो हम डेबिट कितने से करेंगे भाई, जितने का उसका लिखा हुआ है। तो लिखा कितने का है गोल्ड की वैल्यू कितनी लिखी हुई है वहाँ पर, 10,000 रुपये। तो उसी तरीके से शेयर की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 10 रुपये। तो 10 रुपये ही हम डेबिट करेंगे। सो द कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड विथ ₹10। 10 रुपये से हमारा कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। शेयर कैपिटल हमारा 10 रुपये का नहीं इशू हुआ, अब दूसरे से लेंगे वो, तो ये हमारा ₹10। Fill in the blanks 15. A mathematical expression which shows that the dash and dash are equal is known as accounting equation. तो accounting equation क्या होता है, asset equal to liabilities या asset equal to capital plus liabilities. This is accounting equation, ठीक है। So a mathematical expression which shows that the assets and कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज आर इक्वल, या फिर ये भी कैपिटल भी लाइबिलिटी है, तो एसेट एंड लाइबिलिटीज आर इक्वल, ठीक है। और देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है ना, तो आपको क्या करना है बेटा, अब यहाँ पर देखिए चूंकि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, खुद भी कंफ्यूजिंग है, 2 ही फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर लिख देना है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप जानते हैं वही चुपचाप उतार दीजिए, ठीक है, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन है गलत पूछा है, मतलब पूछने का तरीका इसका सही नहीं है, गलत नहीं पूछा है, पूछने का तरीका सही नहीं है। भाई एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होता है तो होना चाहिए ना एक और ब्लैंक, दिस एंड दिस, या फिर जो भी है जैसे पूछा है आपको। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, वो लिख देनी है। चलिए 16 नंबर, गिव इन 1 वर्ड आंसर द फॉलोइंग। First, in which basis of accounting income statement will show a relatively higher income if there are items of prepaid expenses and accrued income? तो ये accrual basis पे, accrual basis पे, तो accrual basis और accrual basis पे जो है वो हमारा हायर इनकम दिखेगा, ठीक है, अगर हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस और accrued इनकम है तब। मतलब एक्रूड इनकम क्या हो गया कि भाई जैसे अभी हमने कहा ना कि 1 करोड़ रुपए मिल गया, वो 10 साल का इनकम है, वो 10 साल का इनकम है, तो वहाँ एक्रूअल बेसिस पे भैया अभी मिल गया ना, अभी जोड़ लो, अभी दिखा दो इसको इनकम में, दैट इज एक्रूअल बेसिस, ठीक है। कि जो फ्यूचर का इनकम है वो अभी हमको रिसीट हो गया, उसको हम अभी ये दिखा दिए इनकम में, दैट इज एक्रूअल बेसिस। तो एक्रूअल बेसिस के अंदर हमारा इनकम जो है हाईली एलिवेटेड दिखता है, क्योंकि हम फ्यूचर इनकम को भी प्रेजेंट इनकम में जोड़ के दिखा देते हैं। तो ये एक्रूअल बेसिस, जब आ जाए तब इनकम, ठीक है। ईयर से कोई मतलब नहीं है, सालाना वो नहीं जोड़ना है कि भैया उधारी, नहीं, जिस दिन जब आ गया दैट इज तब का इनकम। अनदर नेम फॉर जर्नल इज, तो जर्नल का दूसरा नाम क्या है, तो जर्नल इज प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री, ठीक है। जो प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री है वो जर्नल, सबसे पहला एंट्री कहाँ होता है, तो जर्नल। मान लीजिए किसी दुकान में गए, बहुत बिजी दुकानदार, बहुत भीड़ भाड़ रहता है, तो आपका पन्ना वो नहीं खोलेगा, उधारी लेकर गए ना, फट से एक पेज पे लिख लेगा, मतलब एक पेज रखा होगा जर्नल प्रॉपर, ठीक है, उस पर आपका एंट्री कर लेगा।
और उसको बाद में जर्नल स्पेशल पे लेकर के जाएगा, क्योंकि दुकान में बहुत भीड़ है, अभी आपका पन्ना खोलने का टाइम नहीं है, फटाक से ना लिख देगा कि हाँ यस ठीक है राम प्रकाश 10,000 सामान लेके गए, ठीक है क्लियर। तो भाई वो तुरंत क्या करेगा कि पहले जर्नल प्रॉपर में एंट्री कर देगा, एंड जब आप आराम से जब फुर्सत में होगा तब जर्नल स्पेशल में एंट्री करेगा। इसीलिए जर्नल को हम कहते हैं प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री, जहाँ पर पहला एंट्री होता है। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट ऑन लेजर अकाउंट्स एरर कैन बी डैश एंड डैश। तो इम्पैक्ट ऑन लेजर के बेसिस पे जो अकाउंट का एरर होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है वन साइडेड एरर, एक होता है डबल साइडेड एरर, टू साइडेड एरर, ठीक है। तो एक हो जाएगा वन साइडेड एरर एंड टू साइडेड एरर। वन साइडेड एरर क्या हुआ, जैसे कि सामान खरीद कर लेकर के आए, हम उसका एंट्री नहीं किए, तो वन साइड एक ही साइड इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। एंड डबल साइडेड क्या हो गया कि मान लीजिए कि हम मशीन खरीद करके लेकर के आए, ठीक है, मशीन खरीद करके लेकर के आए और उसको हम लिख दिए क्या कि वो गुड्स खरीद करके लेके आया, सामान बेचने के लिए खरीद के ले गया, तो हमारा गुड्स तो भैया अच्छा जहाँ 1 लाख का स्टॉक दिख रहा था वहाँ 1.5 लाख का स्टॉक दिख रहा है, लेकिन है ये नहीं है। तो और मशीनरी जो है हमको जहाँ दिखना चाहिए कि 4 लाख की मशीनरी वो दिख ही नहीं रहा है, 4 लाख की हो तो कम वैल्यू दिख रहा है, तो वो हो गया डबल साइडेड एरर। तो जो एरर बाई मिस्टेक छूट गया दैट इज़ वन साइडेड एरर, उसमें सिंगल साइड का इम्पैक्ट आएगा। लेकिन जो एरर हमारा ये हो गया, क्या नाम है कि उल्टा पुल्टा कर दिए, जैसे मशीन को परचेजेज में डाल दिए, तो वो हो गया हमारा डबल साइडेड एरर, ठीक है क्लियर। अब देखिए, अब जैसे ये चीज़ सोचोगे ना कि वन साइडेड एरर के अंदर एक चीज़ दिमाग में आएगा कि मान लीजिए कि हम भाई सामान खरीद करके लेकर के आए, 10,000 का हम सामान खरीद करके लेके आए, हम उसका एंट्री नहीं किए, तो वन साइडेड कैसे हुआ, ये दिमाग में आएगा। भाई ये तो टू साइडेड होना चाहिए, तो हमारा स्टॉक तो बढ़ गया, लेकिन जो हमारा एक्चुअल में स्टॉक तो दिख नहीं रहा है ना, बढ़ गया। हमारा एक्चुअल में जो कैश हम लेकर के गए थे, हमारा कैश कम हुआ, ठीक है। तो हमको अभी केवल मिस्टेक हमको अभी अपना कैश में दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। स्टॉक वगैरह का नहीं पता चल रहा है कि कैश में दिख रहा है, कैश मैच नहीं कर रहा है, तो वन साइडेड एरर। और यहाँ पर मशीन खरीद के लाए, हम परचेजेज में लिख दिए, तो ये डबल साइडेड एरर, क्लियर है। तो वन साइडेड एंड टू साइडेड एरर्स। क्वेश्चन नंबर 18, गिव वन वर्ड आंसर टू द फॉलोइंग। वन वर्ड आंसर देना है। पहला, रॉन्ग टोटलिंग ऑफ अकाउंट इज। तो रॉन्ग टोटलिंग ऑफ अकाउंट किस टाइप का एरर है, तो मान लीजिए कि कोई क्लरिकल मिस्टेक कर रहा है, अब 1 लाख को 10,000 लिख दिया, ठीक है, तो ये है एरर ऑफ कमीशन। क्लरिकल मिस्टेक को हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ ओमिशन होता है जहाँ पर छूट जाए, ओमिट हो जाए, लेकिन टोटलिंग एरर इज कैलकुलेशन मिस्टेक, ये एक टोटलिंग एरर है, ठीक है, मतलब क्लरिकल एरर है, तो इसको हम कहेंगे एरर ऑफ कमीशन। और प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है पहले ही हम लोग देख चुके हैं। सो रॉन्ग टोटलिंग ऑफ अकाउंट इज एरर ऑफ कमीशन। सेकंड, सॉफ्टवेयर दैट आर डेवलप्ड not for any specific user but for the users in general is known as। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो बनाया गया जो स्पेसिफिक नहीं है, मतलब सबके लिए, जैसे कि अगर हम कंप्यूटर, जैसे हमारे पास मोबाइल है तो एंड्रॉयड, तो सबके लिए बनाया गया ना, एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर सबके लिए बनाया। पबजी BGMI है ना, सबके लिए बनाया, किसी के स्पेशल तो नहीं बना हुआ है। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए कि हम किसी बैंक का एप्लीकेशन खोलते हैं, तो बैंक वाला, सपोज कीजिए कि ICICI बैंक का, ICICI बैंक या फिर एक्सिस बैंक या फिर SBI, ये लोग क्या है अपना एप्लीकेशन बनवाया किसी से और प्ले स्टोर पे डाला, एंड्रॉयड ऐप में डाला, प्ले स्टोर पे डाला। तो ये लोग क्या है कि ये लोग अपने रिक्वायरमेंट के, अपने नीड के अकॉर्डिंग डाला। और अभी जब हम BGMI इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, हम जब BGMI इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये जनरल सॉफ्टवेयर, या फिर हम एंड्रॉयड जो हम डाल रहे हैं, हमारे मोबाइल में एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड मोबाइल में एंड्रॉयड है, ये जनरल सॉफ्टवेयर है, इसके लिए हमको स्पेशल बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये जो ICICI बैंक को अपना स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाने की ज़रूरत पड़ी, गया सॉफ्टवेयर बनाने वाले डेवलपर के पास गया, स्पेशल सॉफ्टवेयर बनवाया, तो क्या किया, तो इसको बोलते हैं टेलर मेड और इसको बोलते हैं रेडीमेड, ठीक है। सो अब बता देते हैं टेलर मेड और रेडीमेड में फ़र्क, जनरल लाइफ से ही समझ में आ जाएगा आपको। तो सॉफ्टवेयर दैट आर नॉट डेवलप्ड नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक यूजर, किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए नहीं, बट जनरल सब में चलेगा, दैट आर कॉल्ड, आपका क्या था यार, टेलर मेड एंड दूसरा
टेलर मेड एंड रेडीमेड, हाँ रेडीमेड, तो उसको कहते हैं हम रेडीमेड। जैसे हम रेडीमेड कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो सबके फिट का साइज रखता है। जैसे हमको लेना है, मान लीजिए कि एक्सेल लेना है, शर्ट लेना है एक्सेल, तो रखे हुए सबका, जिसका भी एक्सेल फिट होता है उसको ले लेगा आकर के। लेकिन जब हम टेलर की दुकान पे जाते हैं तो वो नाप करके शर्ट बनाता है, तो उसको कहते हैं टेलर मेड। तो ICICI बैंक वाला जो है सॉफ्टवेयर वाले के पास जाएगा, वो कहेगा कि भैया हमारे अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बना दो, तो उसको कहते हैं टेलर मेड सॉफ्टवेयर। और जो जनरल सॉफ्टवेयर होता है, जो ऑल पर्पस होता है, जो सबके लिए होता है, किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं बना है, उसको कहते हैं हम रेडीमेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जो हमारे पास स्पेसिफिक यूजर के लिए सॉफ्टवेयर बना हुआ होता है उसको टेलर मेड कहते हैं। एंड जो सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस है, जैसे एंड्रॉयड इज जनरल पर्पस, बट अगर आप ICICI का सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे दैट इज़ आपके लिए अलग से बना हुआ है। ठीक, दैट इज़ टेलर मेड सॉफ्टवेयर। 19 का, गिव वन वर्ड आंसर, वन वर्ड आंसर देना फर्स्ट। इन विच कंडीशन अ पार्टनरशिप फॉर्म इज डीम्ड टू बी डिजॉल्व। पार्टनरशिप फॉर्म किस कंडीशन में डिजॉल्व हो जाएगा? एक तो अगर डेथ हो गया तो डिजॉल्व हो जाएगा, ख़त्म। जब पार्टनर नहीं रहेगा तो फिर क्या वो फॉर्म ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये हिल डुल काहे कर रहा भैया, ले चलिए ठीक है। 20 नंबर देखते हैं फिर से। फिल इन द ब्लैंक, नहीं 20 नंबर नहीं था यार, ये 19 नंबर। गिव वन वर्ड आंसर। इन विच कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज डीम टू बी डिजॉल्व। किस कंडीशन में पार्टनरशिप फॉर्म डीम टू बी डिजॉल्व होता है, मतलब डिजॉल्व हो जाएगा। तो एक है कि भैया डेथ हो जाए तो डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जब पार्टनर ही नहीं रहेगा तो पार्टनरशिप फॉर्म कहाँ से रहेगा। दूसरा है कि पार्टनर का दिमाग खराब हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया। तो जब भैया जो जिसका दिमाग खराब हो जाएगा तो उससे फॉर्म चलेगा, उससे दुकान चलेगा, नहीं चलेगा ना तो डिजॉल्व। एक है कि कोर्ट ऑर्डर कर दिया कि भैया डिजॉल्व करो, ये इलीगल काम कर रहा है, ठीक है, तो फिर डिजॉल्व। अपनी मर्जी से डिजॉल्व कर लिए, ख़त्म कर लिए, तो पार्टनरशिप है, ठीक है, डिजोल्यूशन बाय विल, तो वो भी हो गया, डिजॉल्व हो गया, ख़त्म हो गया। तो बहुत तरीके हैं। तो इन विच कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज डीम्ड टू बी डिजॉल्व, तो एक डेथ पे डिजॉल्व हो जाएगा, एक अनसाउंड माइंड का हो जाएगा तब डिजॉल्व हो जाएगा, कोर्ट के ऑर्डर से डिजॉल्व हो जाएगा, और एक डिजोल्यूशन बाय विल, वो भी है सब। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, वन वर्ड आंसर आप कुछ भी लिख सकते हैं, इन सब में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो डेथ ऑफ ए पार्टनर लिख दीजिए, डेथ लिख दीजिए, रिटायरमेंट लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज। क्रेडिट बैलेंस रिवैल्यूएशन अकाउंट हम किए, ठीक है, जैसे उसमें क्रेडिट बैलेंस आ गया। तो जैसे कि गोल्ड था, हमने कहा ना गोल्ड था 10,000 का खरीद के रखे थे, ठीक है, 10,000, 12,000, 15,000 ऐसे ऐसे करके रखे हुए थे, ठीक है, खरीद करके। तो वहाँ पर लिखा हुआ है टोटल गोल्ड की वैल्यू एज पर जो बुक्स में लिखा हुआ है ना, हर साल खरीदते जा रहे हैं, तो वो लिखा हुआ है 1,20,000। 10 गोल्ड कॉइन का वैल्यू 1,20,000 या फिर 2,20,000। लेकिन आज की रेट में एक गोल्ड कॉइन का वैल्यू अबाउट 75,000 है, तो हमारे पास 7,50,000 हो जाएगा। तो हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसमें 2,20,000 की जगह 7,50,000 हो जाएगा। इट मीन्स कि कितना हो गया, ये हो गया 5,30,000 का क्रेडिट शो करेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिट मतलब फ़ायदा, प्रॉफिट, ठीक है। तो द क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज प्रॉफिट या गेन। क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट, द फर्म इज डिसॉल्व्ड बाय डैश व्हेन अ पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड। तो मान लीजिए कि दो पार्टनर है ए और बी मिलकर के एक दुकान खोला, दुकान का नाम रखा सी, ठीक है, दुकान का नाम है ये सी पार्टनर नहीं है, दुकान का नाम रखा सी। और ए का जो है इसी बीच ए का जो है एक्सीडेंट हो गया और उसके दिमाग में चोट लग गई, उसका दिमाग जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ठीक है, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो उसका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो भैया अब क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि अब पार्टनरशिप चलेगा, अब ए जो है दुकान तो चला नहीं पाएगा, ये जो सी दुकान है, ठीक है, ये सी दुकान में ए बैठेगा तो कहेगा ना कि बी तुम मेरा बिजनेस ख़राब कर रहा है। तो इस केस में क्या है कि कोर्ट ऑर्डर करेगा, ठीक है, कि भैया पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जाए। तो द फर्म इज डिसॉल्व बाय कोर्ट, ठीक है, कोर्ट। तो बी जो है कोर्ट के पास जाएगा, ए कहेगा हम तो ठीक ठाक हैं, लेकिन बी कोर्ट के पास जाएगा, देखिए भाई सर, देखिए सर, इसका एक्सीडेंट हुआ था, तब से इसका दिमाग ख़राब है, आए भाएँ बकता है, कुछ बकता है, कस्टमर को भगा देता है। तो प्रूफ कर देगा कि भैया इसका जो है ये अनसाउंड माइंड का हो गया,
और अनसाउंड माइंड का हो गया तो ये पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर आर नॉर्मली प्रोवाइडेड इन द, तो टर्म्स एंड कंडीशन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप का कहाँ लिखा रहता है, तो पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक। क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स, ठीक है, इसमें इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी करेंगे तो फिर वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और आपको भी जो एक रहता है ना लर्निंग का पेस, वो पेस ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।